जिसके लिए पे करता है। आप देखिए सरकार की नीतियां, मेडिकल कॉलेज की जिसे आप बात करते हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज जो सरकार को चाहिए खोलने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर खोल रहा है। क्यों मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं सरकार खोलती? यदि कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के नाम मैं बता सकता हूं, जैसे एक आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर पिछले 2 साल से कोई एडमिशन नहीं हो रहा। आप सोचिए कि सरकार कहां सो रही है। इतना सारा पैसा लगाने के बाद एक आम आदमी का जो उसके अंदर खून पसीने की कमाई होती है, उसके टैक्स से एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पिछले 2 साल से वहां पर कोई एडमिशन नहीं हो रहा। तो सरकार की नीतियां एंटी पीपल हैं। इस एंटी पीपल नीतियों के लिए हम लोगों ने किया। डॉक्टर सैनी, इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर कि कहीं सवाल नियत पर भी खड़ा होता है। अगर मान लीजिए कि अस्पताल खोलने के लिए या निजी क्लिनिक खोलने के लिए अगर आपको ज़रूरत किसी सहमति की हो, या फिर अगर आप उसके लिए आपको जो है कहीं से परमिशन लेनी पड़े, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बुनियादी सुविधाएं जो चिकित्सा की मिलनी चाहिए, अगर किसी भी क्लिनिक में या किसी भी अस्पताल में अगर वो नहीं दी जा रही हैं और उसको इस कानून के तहत उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, तो फिर दिक्कत का? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं। ये तो कानून के साथ साथ उसके आप देखेंगे तो दिल्ली में और विभिन्न शहरों में ऑलरेडी इस तरह के कानून है जिसमें ये होना है। हम किसी चीज के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि एक आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन ये एक तरह के इंस्पेक्टर राज लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप करने की जो कोशिश की जा रही है, जिस कानून को एक नॉन डॉक्टर मॉनिटर करेगा। क्या डॉक्टर सैनी, क्या इसमें जो मरीजों के हित को नजरअंदाज किया गया है ये माना जाए, जबकि मरीजों का कोई अगर अहित होता है तो उसको कंज्यूमर फोरम में वो चैलेंज कर सकता है? तो बिल्कुल इस कानून के अंतर्गत मरीजों का बिल्कुल नुकसान होगा। इसमें जो है क्लिनिकल जो सिंगल क्लिनिक तो बेचारे बंद हो जाएंगे। आप सोचिए कि यदि आज की तारीख में हम देखें तो 60% से ज्यादा लोग सिंगल डॉक्टर क्लिनिक के अंदर जाते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। और ये यदि ये कानून आता है तो मजबूरन वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एक क्लर्क रह जाएगा, सिर्फ अपने फॉर्म्स भर रहे हैं, उसको बड़े तरह की मॉनिटरिंग करनी है, ये सब करने में रह जाएगा। वो एक पेशेंट तो देख ही नहीं पाएगा। चलिए डॉक्टर सैनी, हम इससे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित कुमार हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अमित जी, बताइए क्या कहना है आपका? चलिए, अब डॉक्टर सैनी चर्चा जारी रखे हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा के। उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर अजय कि ये जो स्थितियां बनी हैं पिछले दिनों, खासकर सूबे की बात हम इसलिए कर रहे हैं, सूबे पहले से ही जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक से परेशान है, मरीजों की जान पर बनी हुई है, आए दिन मौतें हो रही हैं। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि कहीं संवेदनशीलता की कमी इस तरह की हड़तालों की वजह से नजर आने लगी है डॉक्टर्स में। क्या कहेंगे आप? ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेडिकल पेशा के बारे में बहुत गलतफहमियां आम लोगों के बीच में भी है, आप लोगों के बीच भी है, और सरकार के पास तो जानकारी के बावजूद भी सरकार आंख मूंदे हुए है। हम लोग वास्तव में अगर सच पूछिए तो इस आंदोलन के माध्यम से हम आप लोगों को एक डिबेट के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आखिर हमारी मांगे क्या हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, हम मरीजों का हित देखते हैं या नहीं देखते हैं। आप निष्कर्ष पर आने के पहले आपने जो इस ढंग के जो विशेष कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये जिन बातों के लिए हम लोगों ने ये हड़ताल किया है, ये प्रतीकात्मक हड़ताल है। हम लोगों ने एक भी रोगी को नहीं मरने देने का, जो अपने कारण से मर रहे हो अलग बात है, चिकित्सा के अभाव में नहीं मरने देने का भी फैसला लिया है, और उस स्थिति में केवल आउटडोर बंद किया। ये इससे साबित होता है कि हम लोग मरीजों के खिलाफ नहीं हैं। दूसरी बात, हमारे जो मूल मुद्दे हैं वो जनता के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए जरा, ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जैसा सैनी साहब ने कहा, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है कि डॉक्टर तो कई बार इम्तिहान दे करके, डिग्रियां लेकर के सरकार के एजेंसियों में रजिस्टर्ड होते ही हैं। हम सभी रजिस्टर्ड हैं, हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बावजूद भी अगर आप हमारे क्लिनिक को, हमारे नर्सिंग होम को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, उसके भी हम खिलाफ नहीं हैं। स्वास्थ्य जो राज्य का विषय है, अधिकांश राज्यों में एक ढंग का कानून बना हुआ है, लेकिन ये केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, उस कानून के अंतर्गत अब स्वास्थ्य सेवा का जो नियमन हो या रजिस्ट्रेशन हो, वो डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, वो अब मजिस्ट्रेसी के हाथ में चला गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है प्राधिकार बनाए गए हैं,
और केंद्र जो है वो शर्तें तय करेगा और विभिन्न राज्य की स्थितियों को जाने बिना सभी राज्यों पर थोप देगा, और वो थोपने के चलते उस मापदंड पर हम उतरे या ना उतरे, अगर नहीं उतर पाएंगे तो निश्चित तौर से बंद हो जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर एक डॉक्टर के साथ एक क्वालिफाइड पैरामेडिकल, एक क्वालिफाइड नर्स, इतना ही का शर्त रख दिया जाए एक डॉक्टर के क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 99% डॉक्टरों का क्लिनिक बंद हो जाएगा और सरकारी अस्पताल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी 20% से ज्यादा पैरामेडिकल नहीं है। आईपीएच सेंटर के मुताबिक डॉक्टर भी नहीं है। अजय कुमार जी, इन शर्तों का मतलब कैसे पालन होगा जिन राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जी। और मैं आपको बता दूं कि सरकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उनको जो करना चाहिए उसकी जिम्मेवारी डॉक्टरों पर वो थोप रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से। उनके सरकार को जो जीवन की रक्षा करने का अधिकार है और लॉ कमीशन ने 2006 में सरकार की जिम्मेवारियां तय कर दी थी। हम लोग तैयार हैं अपने प्रोफेशनल जिम्मेवारी के लिए, जहां हमारे पास इमरजेंसी सुविधा है हम इलाज करेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री का भी डॉक्टर है, जो पैथोलॉजी का भी डॉक्टर है, वो भी पेशेंट को स्टेबलाइज करेगा, वो भी अपने पैसे से खर्च करके, और सरकार उसके लिए कहीं भी की देनदारी नहीं है। जबकि लॉ कमीशन ने कहा था कि सरकार को इसके लिए अलग से फंड बनाना होगा। और आप सोचिए, हम प्रोफेशनल जिम्मेवारी हमारी है लोगों को जान बचाने की, क्या अपने घर से खर्च करके अगर हम ये इन कामों को करेंगे तो फिर हमारा अपना पेशागत जो काम है, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जी, ब्रेड एंड बटर है, वो कैसे चलेगा? डॉक्टर अजय जी, इसमें कुछ और चीजें हैं जिस पर कि जिन बिंदुओं को लगता है कि ऐसा अगर हम उसको पढ़ें, उसको हम समझें, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि बेवजह इस मसले को तूल दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी मरीज को अगर ये इस एक्ट के तहत बुनियादी जो चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर उसको सुनिश्चित करने की बात कही जाती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये कहा जाता है कि एमबीबीएस किया हुआ कोई भी छात्र अगर एमबीबीएस कर लेता है और उसको ग्रामीण सेवाएं, ग्रामीण इलाकों में जाकर के सेवा देना पड़ेगा, तो उस पर विरोध अगर जताया जाए तो इसमें दिक्कत, फिर तो लगेगा नियत साफ नहीं है। इसका मतलब नहीं, यही तो जानकारी का अभाव है। इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग शहर में जो एमबीबीएस के हैं उनको गांव में सेवा किए। मैं आपको बता दूं, बिहार स्वास्थ्य सेवा में 6 वर्ष तक जो लोग स्वास्थ्य सेवा में नहीं गांव में काम करेंगे उनको तो प्रोन्नति ही नहीं मिलेगी। बिहार स्वास्थ्य सेवा में तो ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि 2 साल बिना ग्रामीण सेवा किए हुए नौकरी ही नहीं मिलेगी। और डॉक्टर सैनी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे डॉक्टर गांव में जा रहे हैं जी। डॉक्टर सैनी, आपके पास मैं आऊंगा। ये आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगा। मैं आपसे एक एक करके हम बात करते हैं। इस एक्ट में आपने कहा कि ग्रामीण सेवाएं देने की बात है। इस एक्ट में कहीं पर भी ग्रामीण सेवाएं देने की बात नहीं है, और हम तो कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि हम तो ग्रामीण सेवाएं देना चाहते हैं। आप वहां पे सुविधा दीजिए। क्या वहां के लोगों को अधिकार नहीं है कि वहां पे एक अच्छा हॉस्पिटल हो? क्या वहां के लोगों को अधिकार नहीं है कि वहां पे एक अच्छी एक ओपीडी हो, वहां पर ओपीडी हो और वहां पर एक्सरे हो, वहां अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं हो? हम चाहते हैं कि ये सब हो, लेकिन सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती। आज बताइए कितने मेडिकल कॉलेज सरकार ने ऐसे ग्रामीण जगहों पर खोले हैं जहां पर कि होने चाहिए? ये सारे के सारे जो मेडिकल कॉलेज सरकार खोलती है वो ऐसी जगहों पर खोलती है जहां पे शहर ऑलरेडी बसे हुए हैं। और कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्मी मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेजेस जो पिछले 2 साल से उसमें करोड़ों रुपए आए, आम आदमी का खर्च हुआ है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा।